डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में एक और क्वेश्चन देखते हैं, एंड दैट क्वेश्चन सेज लेट n डिफरेंट गेम्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग n चिल्ड्रन, देन फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमारे पास n डिफरेंट टॉयज़ हैं या गेम्स हैं और n बच्चे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर नंबर ऑफ वेज बताना है। सोल्यूशन में पहला पार्ट क्या सेज नो रेस्ट्रिक्शन, ऑल गेम्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास n गेम्स हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, बट किस बच्चे को कितना मिलेगा इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर हमें सारे गेम डिस्ट्रीब्यूट करना है तो गेम वन का डिस्ट्रीब्यूशन गेम टू के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करता है, कोई रिलेशन नहीं है आपस में, तो हम उनको इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैंने पहला गेम उठाया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के एन तरीके, एन बच्चों में से किसी भी एक को दे दिया। फिर दूसरा गेम उठाया, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के एन तरीके, एन में से किसी भी बच्चे को दे दिया। तो ऐसे एन इंटू एन इंटू एन इंटू टोटल एन गेम्स है, तो आंसर विल बी एन रेज टू पावर एन। ये जो पहला एन है ये किस लिए आया है, दिस इज नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग गेम वन। बस गेम वन, पहला गेम उठाया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का एन तरीका, या तो बच्चे वन को दे दिया या फिर चाइल्ड टू को दे दिया या चाइल्ड थ्री को दे दिया, एंड सो फेयरली सिंपल। ये ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट सेज नो रेस्ट्रिक्शन बट एटलीस्ट वन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इस क्वेश्चन में पहले पार्ट और सेकेंड पार्ट में क्या अंतर है? पहले पार्ट में तो उसने क्या बोला कि सारे गेम को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, बट इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस बच्चे को कितना गेम मिलेगा, किसी भी बच्चे को कितना भी गेम मिल सकता है। दूसरे पार्ट में क्या है कि और उसने रिलैक्स कर दिया, मतलब सारे गेम डिस्ट्रीब्यूट करना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, चाहे तो हमने एक ही डिस्ट्रीब्यूट किया, एटलीस्ट वन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है एक तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ही है कम से कम। ठीक है, बट ये अगेन रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना करना है, और ये भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है किस बच्चे को कितना ऑब्जेक्ट देना है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सोचने के दो तरीके। एक तरीका तो हो गया कि हमने क्या किया, एटलीस्ट को एग्जैक्टली में कन्वर्ट किया। ये मैं पहले थ्योरी में बोल चुका हूँ, कहीं पे भी अगर एटलीस्ट या एटमोस्ट आएगा तो उसको हम एग्जैक्टली में कन्वर्ट करेंगे। उसका मतलब क्या है कि जब उसने बोला कि एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड और वन गेम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट आई वुड से इज एग्जैक्टली वन गेम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और एग्जैक्टली टू गेम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और एग्जैक्टली थ्री आर डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक तो मैं ये लिख सकता हूँ एग्जैक्टली, ये ठीक है, वन गेम और एग्जैक्टली टू गेम्स और एग्जैक्टली थ्री, एंड सो ऑन। और ऐसे करते करते बिल्कुल लास्ट में क्या आएगा, ऑल गेम्स। एग्जैक्टली एन का मतलब क्या है, ऑल गेम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग मैंने नंबर ऑफ वेज लिखा। अगर मैंने बोला एग्जैक्टली एक गेम को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो बिकॉज ऑल गेम्स आर डिफरेंट, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या उठेगा कि कौन सा गेम डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया कि पहले एन में से एक गेम सेलेक्ट किया जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कौन सा गेम, उसका आंसर देगा ये एन सी वन। अब मेरे हाथ में एक गेम आ गया जिसको मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एन बच्चे खड़े हुए हैं, उन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे पास एन ऑप्शन है, या तो पहले बच्चे को दे दिया या दूसरे को या तीसरे को। तो पहले तो एक गेम सेलेक्ट किया विच इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड देन डिस्ट्रीब्यूट किया, और डिस्ट्रीब्यूट का तरीका कितना हो जाएगा एन। ठीक है, फिर इस और का मतलब क्या है, प्लस। अगर पहला टर्म समझने में दिक्कत है तो दूसरा समझने की कोशिश करो। दूसरे में इसमें क्या बोला कि एग्जैक्टली टू गेम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जैसा मैंने पहले बोला कि ऑल गेम्स आर डिफरेंट, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता दो गेम बांट दिया। तो कौन सा दो गेम बांट दिया, बिकॉज गेम वन गेम टू डिस्ट्रीब्यूट हुआ, या फिर गेम वन और गेम थ्री डिस्ट्रीब्यूट हुआ, या फिर गेम टेन एंड गेम से 22 डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये सब अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, तो कौन सा दो गेम, उसके लिए मैंने एन में से दो गेम्स को सेलेक्ट किया। अब ऐसा करने से मेरे पास दो गेम आ गया, मान लिया G1 एंड G5 आ गया। ठीक है, अब G1 और G5 को डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, G1 उठाया मैंने, उसको बांटने का एन तरीका, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का एन तरीका, बिकॉज देयर आर एन चिल्ड्रन। तो एन इंटू फिर G5 उठाया, फिर एक बार और एन, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने का एन तरीका।
तो आंसर हो गया एन सी टू इंटू एन स्क्वायर। और 3 गेम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो और का मतलब क्या है प्लस। और जैसा हमने बिल्कुल शुरू में बोला था एडिशन रूल में, यहाँ पे अगर कोई केस आ रहा है और यहाँ पे कोई केस आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली 2 में कोई केस आ रहा है या एग्जैक्टली 3 में कोई केस आ रहा है, वो आपस में ओवरलैपिंग नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो केवल 2 ही गेम बट रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग टाइप का है। इसमें 3 गेम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग टाइप का है। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि एक केस दोनों जगह काउंट हो जाए। जो होना चाहिए जोड़ते समय, हमने बोला था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, तभी जोड़ सकते हैं। अब तो अगर ये समझ में आया तो आगे के टर्म तो आप नाम लिख सकते हो। एग्जैक्टली 3 गेम बांटने के तरीके हो जाएंगे। पहले 3 सेलेक्ट किया NC3, फिर उनको बांट दिया n विल बी NQ प्लस NC4 इंटू एन रेज टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला आ जाएगा NCN इंटू एन रेज टू पावर n। ये आंसर हो गया। दिस इज NC1 इंटू एन प्लस NC2 इंटू एन स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एन क्यूब प्लस एंड सो ऑन, एंड लास्ट वाला NCN इंटू एन रेज टू पावर। तो हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, इस आंसर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका और है कि अगर तुमने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ रखा है तो इसको 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन का जो एक्सपेंशन है वो ऐसे आता है NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, NC1 इंटू एक्स, NC0 इज मिसिंग, वो तो हम बाद में घटा देंगे, NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर NC3 इंटू एक्स क्यूब। यहाँ पे x का काम भी n ही कर रहा है। ठीक है, तो अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है देन यू वुड अप्रिशिएट दैट इट शुड बी रिटन एज 1 प्लस एक्स, एक्स का काम n कर रहा है, तो 1 प्लस n होल रेज टू पावर n। ये एक्सपेंशन हो गया। शुरू में NC0 इज मिसिंग, लास्ट वाला टर्म तो कंप्लीट है, NCN इंटू एक्स रेज टू पावर n तक जा रहा है, तो आखिरी में तो कोई कमी नहीं है। पहले शुरू में एक NC0 इज मिसिंग, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, NC0 इज नथिंग बट 1, तो 1 घटा दिया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं आता है, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, अभी इसी आंसर से काम चला लो। ये ठीक है, जब बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ लोगे देन यू वुड अप्रिशिएट कि आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 1। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड क्या है, मेथड 2। मैंने क्या किया कि जैसे चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 ऐसे करके n चिल्ड्रन हैं, उनके बराबर में मैंने एक ऐसे खाली बॉक्स रख दिया। क्वेश्चन को मॉडल कर रहे हैं मतलब, ये ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, एक बॉक्स रख दिया। अब मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट 1 उठाया या गेम 1 उठाया, उसको या तो चाइल्ड 1 को दिया या चाइल्ड 2 को दिया या 3 को दिया, ऐसे करते करते, या n को दिया, या फिर मैंने बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, तो बॉक्स में डालने का मतलब क्या हो गया कि वो जो गेम उठाया है वो नहीं बांटा गया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में तो ये बोला कि सारे गेम बांटना जरूरी नहीं, कम से कम एक बटना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने पहला गेम उठाया, उस गेम के पास n+1 ऑप्शन है, या तो वो n चिल्ड्रन में से किसी एक को दे दिया, n बच्चों में से किसी एक को दे दिया, या फिर उसको खाली बॉक्स में डाल दिया, मतलब कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। पहले गेम के साथ ये हो गया, n+1 तरीके हो गए। अब दूसरा गेम उठाया, उसके पास भी फिर n+1 तरीके हो गए, फिर तीसरा गेम उठाया, फिर उसके पास n+1 तरीके हो गए। तो डायरेक्टली मैं आंसर बहुत शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ, n+1 इंटू n+1 इंटू n+1 n बार, क्योंकि n गेम्स है। गेम 1 के लिए एक n+1 आया, फिर गेम 2 के लिए n+1 आया, फिर गेम 3 के लिए n+1 आया, तो ऐसे करते करते n बार ये आ गया। ठीक है, अब इस आंसर में क्या है कि इस आंसर में एक केस वो भी इंक्लूड हो गया, एक केस जब सारे के सारे गेम बॉक्स में रखे गए। अगर सारे के सारे गेम बॉक्स में चले गए तो फिर एक भी गेम नहीं बटा, बट क्वेश्चन में तो बोला है उसने कि कम से कम एक गेम बांटना पड़ेगा, तो वो वाला एक केस मैंने इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करने से अब ये दिखाई दे रहा है कि आंसर ये मैच हो रहा है, ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइंड करके देखने की कोशिश करो। और जैसा मैंने पहले बोला था कि पूरा चैप्टर में शुरू से जो आखिरी तक पढ़ाया गया है वो सब इंटरलिंक्ड है, तो शुरू के अगर लेक्चर्स में दिक्कत आएगा तो आगे फॉर्मूले यूज़ करने में ऑफकोर्स दिक्कत आएगा। तो अगर वो केस है तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि सारे लेक्चर्स दोबारा देखो। ठीक है,
दिस इज सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड पार्ट says गिविंग वन गेम टू ईच. ये ठीक है, मतलब कि एक एक गेम एक एक बच्चे को देना है. तो ये तो बहुत ईजी है. मेरे पास 4 बच्चे हैं और 4 गेम हैं, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ये हम पहले कर चुके हैं थ्योरी में. ठीक है, तो थर्ड पार्ट का जो आंसर है, इसमें n बच्चे हैं और n गेम्स है, तो n फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. यही आंसर हो गया. ठीक है, फिर फोर्थ, गिविंग वन गेम टू ईच इफ 5 particular games are to be distributed among 5 particular children. ठीक है, मतलब इसका मतलब कुछ ऐसे हो गया कि जो n बच्चे हैं उनमें से n में से 5 बच्चे अलग कर लिए हमने चिल्ड्रन. ये ठीक है, बाकी n-5 अलग कर दिया. ठीक, कुछ भी मान लिया ये 5 टॉपर्स हैं, कुछ भी है, और हमारे पास जो n गेम्स है उसमें से 5 बहुत अच्छे गेम हैं और बाकी उतने अच्छे नहीं हैं. समथिंग लाइक दिस. तो उसने क्या बोला कि वो जो 5 अच्छे गेम हैं वो तो इन्हीं बच्चों में बांटने. ये ठीक है, 5 गुड गेम्स, और जो बाकी के n-5 बचे वो इन n-5 बच्चों में एक एक बांटना है. ठीक है, तो क्वेश्चन अब ऐसे हो गया कि जो n बच्चे हैं उनमें से 5 पर्टिकुलर बच्चे अलग है, n-5 बच्चे अलग हैं. ये जो मेरे पास n गेम्स हैं उसमें से भी 5 पर्टिकुलर गेम्स अलग हैं, बाकी n-5 गेम्स अलग हैं. ये जो 5 पर्टिकुलर गेम्स हैं ये इन्हीं 5 बच्चों में बांटना है. तो इसको सेपरेटली बांट दिया. एक एक बच्चे को एक एक गेम देना है, तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा. बाकी जो n-5 बचा गेम्स, वो बाकी जो n-5 बच्चे बचे उनमें एक एक बांटना है. तो उसको बांटने का n-5 फैक्टोरियल तरीका आ गया. तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल. ये ठीक है, ये 5 भी बांट रहे हैं एंड ये बाकी भी बांट रहे हैं, और नहीं है. और होता तो हम जोड़ते, बट यहाँ तो एंड है, और का तो सेंस भी नहीं बनेगा. तो यही आंसर हो गया, यही नंबर ऑफ तरीके हो गए. पर्टिकुलर बच्चों का मतलब क्या कि बच्चे फिक्स है, गेम भी फिक्स है. मतलब हम ऐसे नहीं करेंगे 5 बच्चों को हम सेलेक्ट कर लें एन में से, या फिर हम 5 गेम्स को सेलेक्ट कर लें. अगर थोड़ा सा भी सोचोगे, इफ़ यू पॉन्डर अपॉन दिस इशू यू विल फाइंड कि अगर मैं बोलूँ कि 5 बच्चों को हमने सेलेक्ट कर लिया तो दिस इज सेंसलेस थिंग. अगर 5 बच्चों को मैंने सेलेक्ट किया तो 5-5 सेलेक्ट होकर सारे पॉसिबल ग्रुप आ जाएंगे. तो मतलब वो जो 5 बच्चों का ग्रुप है, अगर वो मैंने सेलेक्ट किया तो सारे कॉम्बिनेशन बन के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे. तो वो तो हमें ऐसे ही बांट दे तो भी सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे. तो 5 बच्चों को सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही क्या है, उसमें तो बहुत हौच पौच हो जाएगा. ठीक है, तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ना तो हमें गेम सेलेक्ट करने हैं वो भी फिक्स्ड है, और ना बच्चे सेलेक्ट करने वो भी 5 बच्चे फिक्स्ड है. ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट आ गया. एग्जैक्टली वन चाइल्ड गेट्स नो गेम डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल गेम्स. पांचवा, फिफ्थ पार्ट सेज कि एक बच्चे को कुछ नहीं मिलना चाहिए. ये ठीक है, और सारे गेम बांटने. एग्जैक्टली एक बच्चे को कुछ नहीं मिलना चाहिए. ठीक है, और सारे गेम बांटने हैं. तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं. अगर मैं ये क्लास में क्वेश्चन दूं तो व्हाट देल से कि चलो एक बच्चे को नहीं देना है तो उस बच्चे को बाहर कर दें. तो हम बोले कैसे बाहर किया. तो ठीक है, एन में से एक बच्चा सेलेक्ट कर लिया, NC1 उसको बाहर कर दिया. फिर हमने बोला कि अब बाकी सारे गेम तो बांट रही है, तो अब n-1 बच्चे बच गए. तो मैंने क्या किया, पहला गेम उठाया, उसको n-1 तरीके से बांट दिया. फिर दूसरा गेम उठाया, फिर उसको n-1 तरीके से बांट दिया. तो मतलब अगर मैंने आंसर ये लिखा कि NC1 से एक बच्चे को सेलेक्ट किया, उसको बाहर कर दिया, उसके बाद n-1 जो बच्चे बचे और n गेम्स बचे. पहला गेम उठाया, उसको n-1 तरीके से बांटा, फिर दूसरा गेम उठाया, फिर उसको n-1 तरीके से बांटा. ऐसे करते करते n गेम्स बांट दिए. तो ये n टाइम्स आ जाएगा. ये ठीक है, तो वो कुछ बच्चे आंसर इसका ये देंगे NC1 इंटू n-1 रेज टू पावर n. ठीक है, विच इज़ ऑफ कोर्स रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग सोल्यूशन, बिकॉज जब मैंने n गेम्स को बांटा बचे हुए n-1 बच्चों में, तो मैंने तो ऐसे बोला कि पहला गेम किसी को भी दे दिया, दूसरा गेम किसी को भी दे दिया, तीसरा गेम किसी को भी दे दिया. तो अगर मैंने ऐसे बोला किसी को भी दे दिया तो उसमें तो वो सारे केस भी इंक्लूड हो गए जब उन n-1 बच्चों में से कुछ बच्चों को कुछ नहीं मिला. ऐसे केस भी आ जाएंगे इसमें. तो ये ठीक है, उसका मतलब क्या है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएंगे टोटल
जिसमें एक से ज़्यादा बच्चों को कुछ नहीं मिला, बट उसने तो क्या बोला कि एग्जैक्टली एक बच्चे को कुछ नहीं मिलना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली वन चाइल्ड गेट्स नो गेम, मतलब बाकी सबको तो पक्का मिलना चाहिए। तो ऐसे बांटने में ये दिक्कत है कि हम ये इंश्योर नहीं कर पाए कि बाकी बच्चों को तो एक एक गेम जरूर मिले। ठीक है, तो इसलिए ये सोल्यूशन गलत है। ठीक है, तो फिर अब करेंगे कैसे? मेरे पास एन गेम्स है, उनको बांटना है n-1 बच्चों में, सबको कम से कम एक एक गेम तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने n-1 बच्चों को एक एक गेम दे दिया तो एक गेम एक्स्ट्रा बच जाएगा, बट मेरे को सारे गेम बांटने हैं। उसका मतलब क्या है कि इफेक्टिवली अब क्या होगा कि एक बच्चे को तो कुछ नहीं मिलेगा, एक बच्चे को दो गेम मिलेगा और बाकी सबको एक एक मिलेगा। ये हो गया क्वेश्चन। तो अगर मैं ऐसे बांटूँ तो आंसर सही आ जाएगा। मतलब एक बच्चे को तो जीरो जीरो गेम मिला, फिर एक बच्चे को दो गेम मिला और बाकी सब बच्चों को एक एक गेम मिला, ऐसे करके ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस तरह से आंसर निकालें तो आंसर सही आएगा। अब इस तरह से आंसर कैसे निकालेंगे? जीरो गेम, तो पहला क्वेश्चन उठेगा कौन से बच्चे को जीरो गेम दिया। ठीक है, तो वो बच्चा सेलेक्ट किया, आंसर इज NC1। एक बच्चा सेलेक्ट किया और उसको हमने रूम के बाहर भेज दिया कि इस बच्चे को कोई गेम नहीं मिलेगा, तो वो तो ये NC1 विल टेक केयर ऑफ दैट। मतलब NC1 से क्या हो गया, एक बच्चा सेलेक्ट हो गया जिसको गेम नहीं देना है। अब क्या हुआ, अब हमारे पास n-1 बच्चे बच गए, उनमें से एक बच्चा स्पेशल है जिसको दो गेम देना है। अब हमने उन n-1 बचे हुए बच्चों में से एक बच्चे को सेलेक्ट किया, एंड दैट नंबर ऑफ वेज इज n-1 C1। ये ठीक है। अब ये बच्चा सेलेक्ट हो गया, मान लिया इसका नाम राम है, राम आ गया। अब इस बच्चे को मेरे को दो गेम देने हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने बच्चे सेलेक्ट ही किया था, पहले वाले को तो कुछ देना ही नहीं था, तो उसको तो हमने सेलेक्ट करके भगा दिया बस, तो वो तो NC1 आ गया। अब ये जो दूसरे वाला बच्चा सेलेक्ट किया है, तो पहले तो हमने उसको सेलेक्ट किया, वो आ गया n-1 C1। अब उसको दो गेम दिया, तो फिर क्वेश्चन उठेगा कौन सा दो गेम। तो मेरे पास जो हीप है या जो मेरे पास बॉक्स है उसके अंदर n गेम्स पड़ा है, उनमें से दो गेम सेलेक्ट करके देना है। तो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? NC2। ये ठीक है, ये दो गेम सेलेक्ट किए और उस बच्चे को दे दिए। अब ऐसा करने के बाद क्या बचा कि ये एक बच्चे को मिल गए, दो एक बच्चे को मिल गया, मतलब जीरो एक बच्चे को मिल गया, दो एक बच्चे को मिल गया। उसके बाद n-2 तो बच्चे बच गए और n-2 ही गेम्स बच गए क्योंकि दो गेम जा चुका है। तो अब इन n-2 गेम्स को n-2 बच्चों में एक एक बांटना है। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? अगर ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स बराबर हैं तो सीधा फैक्टोरियल यूज होगा, मतलब n-2 फैक्टोरियल। ये आंसर हो गया। जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो किस किस लिए यूज करें इसमें? चाइल्ड सिलेक्शन, ये ठीक है, फॉर जीरो गेम्स, मतलब ये उस बच्चे को सेलेक्ट किया जिसको जीरो गेम देना है, इसमें चाइल्ड सिलेक्शन, ये ठीक है, हु विल गेट टू गेम्स, ये ठीक है। n-1 C1 से क्या हुआ, उस बच्चे को सेलेक्ट किया जिसको दो गेम देना है। फिर NC2 से क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ टू गेम्स, दो गेम को सेलेक्ट किया और उस बच्चे को दे दिया जिसको दो गेम देना है। फिर n-2 फैक्टोरियल से क्या हुआ, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्ट, मतलब n-2 बच्चे हैं, n-2 गेम है, सबको एक एक देना है, तो n-2 फैक्टोरियल से दे दिया। ये एक आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और ये भी है कि मैंने क्या किया कि पहले क्या थे, n बच्चे थे, n गेम्स थे, मैंने सबको एक एक दे दिया। ठीक है, अब सबको एक एक देने के बाद मैंने क्या किया कि दो बच्चों को बुलाया, मान लें A और B, उनको बुलाया, फिर उसमें मैंने क्या किया, A का गेम B को दे दिया। तो ऐसा करने से अपने आप जो रिक्वायर्ड कंडीशन वो सेटिस्फाई हो गया। या फिर B का गेम A को दे दिया, तो अगर B का गेम A को दे दिया तो B के पास कुछ नहीं बचा, तो वो बच्चा हो गया जिसको कुछ नहीं मिला, एग्जैक्टली वन चाइल्ड, और बाकी सबको कुछ ना कुछ मिल गया। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर इसके हिसाब से मैं आंसर लिखूं तो फिर सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? सबको पहले एक एक गेम दे दिया, n बच्चे n गेम्स, सबको एक एक गेम दे दिया n फैक्टोरियल। उसके बाद मैंने दो बच्चों को बुलाया, ठीक है, अब सबके हाथ में एक एक गेम है,
तो दो बच्चों को बुलाया, कौन से दो बच्चे, NC2। ठीक है, NC2 में मान लिया A आ गया और B आ गया, इसके पास मान लिया गेम 1 है, इसके पास मान लिया गेम 2। अब मैंने A को बोला कि अपना गेम B को दे दो, एक तरीका तो ये हो गया। या फिर मैं B को बोलूँ कि अपना गेम A को दे दे। तो देने का कितना तरीका हो गया, तो या तो A का गेम B को दिला दिया या फिर B का गेम A को दिला दिया। ठीक है, फिर इनटू हाफ। अब ये हाफ क्यों आया, हाफ इसलिए आया कि मान लिया मैंने बोला कि B का गेम A को दिला दिया, तो A के पास G1 G2 दो गेम आ गया, B के पास 0 हो गया। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। फिर जब n फैक्टोरियल हम शुरू में बांटेंगे तो एक बार ऐसे भी होगा कि A के पास गेम 2 था, B के पास गेम 1 था। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे NC2 में से दो बच्चों को बुलाया, A और B आ गया। फिर मैंने दोबारा B को बोला कि अपना गेम A को दे दो, तो B ने अपना गेम ये A को दे दिया। तो इस वाले केस में फिर क्या हुआ कि G1 G2 A के पास है, B के पास 0 है, और बाकी सबके पास मान लिया सेम कॉम्बिनेशन है। तो ये जो केस है और ये जो केस है, ये एक्चुअल में तो एक ही केस है कि A के पास वही दो गेम है G1 G2 और B के पास 0 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तो ये सेम है। बट बिकॉज यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है, उसका मतलब क्या है कि जो A के पास दो गेम आया वो बारी बारी से आया। पहली बार तो जब सबको बट रहा था तब एक गेम आ गया उसके पास, दूसरी बार जब B ने उसको दिया तब एक गेम आ गया उसके पास। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि A को जो दो गेम्स मिले हैं उसमें जो ऑर्डर है वो भी कंसीडर हो जाएगा अपने आप। इसका मतलब क्या है कि A के पास पहले G1 था और B ने उसे G2 दिया, ये एक केस हो गया। या फिर A के पास पहले G2 था और B ने उसे लाके G1 दिया, ये दूसरा केस हो गया। दिस विल बी काउंटेड सेपरेटली बिकॉज उसको एक एक करके गेम मिला है, तो इसलिए मेरे को ये हाफ से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो यही आंसर होगा। ठीक है, इफ़ यू वांट टू मैच तुम इसको कैलकुलेट करके देखना और इसको कैलकुलेट करके देखना, ऑफ कोर्स बराबर आएगा। ठीक है, ओके। सिक्स्थ पार्ट, एग्जैक्टली टू गेट्स नो गेम वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल। ये तो वो पांचवा ही पार्ट है, बस उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, तो सिक्स्थ पार्ट में हमने क्या बोला कि एग्जैक्टली दो बच्चों को कोई गेम ना मिले। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट। तो अगर पांचवा पार्ट समझ में आया तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर दो बच्चों को गेम नहीं दिया तो तुम इसको ऐसे मानो सबको पहले एक एक दिया, अब दो बच्चों को गेम नहीं देना है तो उसके दो गेम बच गए। उन दो गेम्स को हमने क्या किया, क्योंकि बांटना तो सारा ही है, उन दो गेम्स के पास मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों के दोनों एक ही बच्चे को दे दूं, या फिर जो बचे हुए दो गेम्स है वो एक एक बच्चे को दे दें अलग अलग। तो उससे क्या होगा कि दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। एक तो हो जाएगा दो बच्चों को तो कुछ नहीं मिला, 0 0, एक को 3 मिला सॉरी, और बाकी सबको एक 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 ऐसे मिला। एक तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दो बच्चों को कुछ नहीं मिला, 0 0, दो बच्चों को दो दो गेम मिल गए और बाकी सबको एक 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 मिल गया। ये दोनों ही फेवरेबल है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो इस वाले तरीके से जैसे हमने यहाँ पे आंसर लिखा था, ये इसके हिसाब से आंसर लिखेंगे आप। अगर वो समझ में आया तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और अगर वो समझ में नहीं आए तो रिवाइंड करके वापस पहले वो देखो, फिर ये समझो, फिर आएगा समझ में। तो अब आंसर लिखते समय इन दो बच्चों को सेलेक्ट किया जिनको कोई गेम नहीं देना है। ठीक है, तो कैसे सेलेक्ट किया, एन में से दो को सेलेक्ट किया, उनको रूम के बाहर भेज दिया, उनको कोई गेम नहीं देना, NC2। ठीक है, अच्छा, जिन दो बच्चों को हमें गेम नहीं देना है उनको हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे, मतलब सीधा NC2 किया और उनको बाहर भेज दिया। ऐसे नहीं करेंगे, पहले हम बोलेंगे राम इधर आओ, जाओ बाहर, फिर हम बोलेंगे अब श्याम तुम इधर आओ, अब बाहर जाओ। मतलब एक एक करके बाहर नहीं भेजेंगे, एक एक करके बाहर नहीं भेजेंगे। इसका मतलब क्या है, आई वॉन्ट डू समथिंग लाइक दिस कि NC1 से एक बच्चे को सेलेक्ट किया, उसको बाहर भेजा, फिर N-1 C1 से एक दूसरे बच्चे को सेलेक्ट किया, उसको बाहर भेजा। क्योंकि अगर हमने एक एक करके बाहर भेजा तो नंबर ऑफ वेज में ये भी काउंट हो जाएगा, ये भी फैक्टर इन हो जाएगा कि पहले कौन बाहर गया, बाद में कौन बाहर गया, जबकि इस बात का कोई सेंस बनता ही नहीं। तो अगर मेरे को दो बच्चों को गेम नहीं देना है तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, मतलब NC2 करेंगे, ना कि पहले NC1 और फिर N-1 C1, ऐसे नहीं करेंगे।
ठीक है, खैर इस NC2 से क्या किया, ये दो बच्चों को सेलेक्ट किया जिनको कोई गेम नहीं देना है। अब कितने बच्चे बच गए, N-2। उनमें से ये एक बच्चा स्पेशल है जिसको 3 गेम देना है। तो किसको 3 गेम देना है, उसके लिए हमने क्या किया, N-2 में से एक बच्चे को सेलेक्ट किया। ये वो बच्चा स्पेशल बच्चा आ गया जिसको हमें 3 गेम देना है। तो अभी तो ये आया है, ठीक है, अभी इसको गेम भी देना है। तो मेरे पास अगेन बॉक्स में N गेम्स पड़ा हुआ है, उनमें से N में से इसको 3 गेम देना है। तो कितने तरीके हो जाएंगे, NC3। ये इसको गेम दे दिए। अब क्या हुआ, अब ये N-3 बच्चे बच गए और इतने ही गेम्स बच गए और सबको एक एक देना है। तो कितना तरीका हो गया, सीधा फैक्टोरियल यूज करेंगे, N-3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया इस पार्ट का। और का मतलब क्या है, प्लस, ठीक है। दोनों सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसा नहीं हो सकता यहाँ का एक केस इधर काउंट हो जाए, क्योंकि यहाँ का जो केस है वो इधर बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐड कर सकते हैं, दोनों फेवरेबल है तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे, यहाँ पे क्या है, पहले दो बच्चों को कुछ नहीं दिया, फिर वही NC2 दो बच्चों को सेलेक्ट किया, उनको बाहर कर दिया, इनको कुछ नहीं देना। फिर उसके बाद ये जो दो बच्चे हैं ये एक जैसे बच्चे हैं, एक जैसे इन द सेंस कि इन दोनों को ही दो दो गेम देना है। तो अगेन इन दोनों को एक साथ बुलाया, ठीक है। कैसे बुलाया, ऐसे बुलाया, N-2 C2। पहले इस NC2 से क्या हुआ कि ये दो बच्चे सेलेक्ट हुए जिनको 0-0 गेम देना है। फिर इस N-2 C2 से क्या हुआ, ये दोनों बच्चे सेलेक्ट हुए जिनको दो दो गेम देने। अब मान लिया यहाँ पे जिनको दो दो गेम देने A और B आ गया, ठीक है। अब मैंने A को बुलाया मतलब सेलेक्ट नहीं किया, 2C1 नहीं किया, मैंने तो सीधा बोला A आ जाओ, N में से 2 गेम उठा के उसको दे दिया। तो ऐसा करने से A के पास जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन पहुंच सकता है गेम्स का वो पहुंच गया, ठीक है। तो इनटू NC2। अब ऐसा करने से ये पहले वाले बच्चे को 2 गेम मिल गया। फिर हमने B को बुलाया, बचे हुए जो N-2 गेम्स हैं उनमें से फिर 2 गेम सेलेक्ट किया, वो B को दे दिया, ठीक है। फिर दोबारा मैं क्या स्ट्रेस देके बोला हूँ, पहले तो हमने A और B को एक साथ बुलाया, पहले बच्चे को 2 गेम दे दिया, दूसरे बच्चे को 2 गेम दे दिया। एक एक करके नहीं बुलाएंगे, उसमें ओवर काउंटिंग हो जाएगा, उसमें फिर ये मैटर कर जाएगा कि पहले किसको बुलाया दूसरा किसको बुलाया। तो इसलिए हमने NC2 यहाँ पे ये जो N-2 C2 है उसका मतलब क्या है, दोनों बच्चों को एक साथ बुलाया, ठीक है। अब जब दोनों बच्चे एक साथ आ गए A और B, तो उसमें उन्होंने किसी को भी पहले बुला के 2 गेम दे दिया, उसमें सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि सेलेक्ट करेंगे फिर ऑर्डर आ जाएगा, सेलेक्ट करने फिर ये मैटर करने लगेगा कि पहले आया या पहले भी आया। तो इसमें तो हमने एक N में से कोई भी 2 गेम उठा के पहले को दे दिया, N-2 में से फिर 2 गेम उठा के अगले को दे दिया, ठीक है। इनटू अब क्या हुआ, अब ये N-4 गेम्स बच गए और इतने ही बच्चे सबको एक एक बांटना है। तो तरीका कितना हो जाएगा, N-4 फैक्टोरियल। तो ये हमारा टोटल 6th पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली 2 गेट्स नो गेम। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा एंड इंटरेस्टिंग लगा होगा।